हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर नए शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी अध्याय 5 देखते हैं जनसंघर्ष और आंदोलन। गाइस, हमने इसका डिटेल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें गाइस हमने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा करके एक एक वर्ड बुक से पढ़ाया है और गाइस वो वीडियो अपलोड कर दिया है। और यह गाइस, यदि आप उसको नहीं भी देखते हैं और इस लेसन को, इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं गाइस, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये निष्कर्ष पार्ट है गाइस, ये हमने हैंड नोट्स अपने हैंड से तैयार करके बनाया है। और गाइस, इसमें हमने फुल चित्र और डायग्राम का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से देखकर ही समझ सके। क्योंकि हम जानते हैं गाइस, सुनी हुई चीज़ों की अपेक्षा देखी हुई चीज़ों को हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं। देखिए, जनसंघर्ष और आंदोलन क्या होते हैं, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जनसंघर्ष और आंदोलनों का ही एक रूप हमें यहाँ पे झलक दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। इसमें बहुत सारे लोग कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। इसको हम जन संघर्ष कहते हैं या आंदोलन कहते हैं। तो ऐसा कब होता है गाइस, जब सरकार हमारी बहुत सारी जनता के, कोई भी निर्णय सरकार का ऐसा होता है जो कि जनता के खिलाफ होता है, जनता के विरुद्ध होता है, और जनता को लगता है कि नहीं, ऐसा निर्णय आना चाहिए, या कोई भी नियम कानून को गाइस लाने के लिए जो कि लगता है समाज के लिए अच्छा है, तो उसके लिए गाइस जनता क्या करती है, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखती है। और यदि वो मांगे पूर्ण नहीं होती हैं जल्दी, तो उस टाइम तक वो जन संघर्ष में बहुत आंदोलन होते हैं, कहीं जन संघर्ष होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जनसंघर्ष और आंदोलन की दो कहानी को समझेंगे। एक नेपाल में हुआ था और एक बोलीविया में हुआ था। इसके कारण को जानेंगे और क्यों हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इन दो कहानियों को देखते हैं। देखिए, नेपाल की कहानी क्यों हुआ था नेपाल में और बोलीविया में। तो गाइस, नेपाल में जो आंदोलन हुआ था, जनसंघर्ष हुआ था, वो एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए हुआ था, लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुआ था। लेकिन बोलीविया में जो आंदोलन हुआ था गाइस, जनसंघर्ष हुआ था, वो हुआ था जल युद्ध, उसको कहा जाता है, जल के युद्ध के लिए हुआ था। ठीक है ना। एक प्रकार से गाइस, वहाँ का बोलीविया में जो नगर पालिका जो जलापूर्ति करवा रही थी गाइस, बोलीविया में जल की प्रॉब्लम थी और नगर पालिका जल आपूर्ति करवा रही थी। लेकिन वहाँ के देश में ने क्या कर दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जल आपूर्ति का अधिकार दे दिया और जल की कीमत वहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 4 गुनी कर दी, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हुई और लोगों ने फिर से मांग रखी कि जल आपूर्ति की कीमत घटाई जाए और साथ में जल आपूर्ति का अधिकार गाइस नगर पालिका को दिया जाए, वही ठीक ढंग से करेगा। तो गाइस, इसके लिए वहाँ पे जनसंघर्ष हुआ था। तो गाइस, अभी हम देखते हैं नेपाल में जनसंघर्ष क्यों हुआ, लोकतंत्र के लिए हुआ था और कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल की कहानी के बारे में चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, लोकतंत्र का नेपाल की सीमा कहाँ पड़ती है, तो हम देखते हैं नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। क्या है गाइस, नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है। हमारे सब बहुत ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। देखिए आप, ये है गाइस नेपाल, ये नेपाल है गाइस, इसकी सीमा हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, हमारे बिहार से लगी है, सिक्किम से लगी है और उत्तराखंड से लगी हुई है। देखिए, ये है नेपाल। ठीक है ना। यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसकी जरूरत पड़ी गाइस, यहाँ पे भी जनसंघर्ष हुए, आंदोलन हुए। तब कहीं बहुत सारे देशों में यही देखा गया है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत सारे आंदोलनों का गाइस सामना करना पड़ा है लोगों को। तब कहीं सरकार मानी है, वहाँ के राजा लोग माने हैं और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो इसी प्रकार गाइस, हम बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी को पढ़ते हैं, नेपाल की कहानी को। देखिए, नेपाल में किस प्रकार से एक प्रकार का जन आंदोलन हुआ और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखिए, 1990 की घटना पढ़ते हैं।
नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन के लिए 1990 से पहले नेपाल में क्या था गाइस, राजतंत्र था। ठीक है, 1990 से पहले। और फिर सत्ता में कौन थे गाइस, राजा वीरेंद्र थे, वहाँ के राजा कौन थे, वीरेंद्र थे। लेकिन फिर बाद में प्रथम लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो गाइस हम इसको 3 कहानियों में डिवाइड किया हुआ है हमने कि स्थापना कब हुई, फिर से गाइस राजतंत्र बनता है यहाँ, और फिर क्या होती है, फिर से जनसंघर्ष होता है, और फिर कहीं आकर के यहाँ पे लोकतंत्र बनता है। तो गाइस इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1990 में लोकतंत्र की स्थापना यहाँ हुई। 1990 के पहले की बात बताई हमने, राजा वीरेंद्र थे। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई गाइस, लेकिन राजा का पद वहाँ पे औपचारिक रूप से खत्म नहीं किया गया। औपचारिक रूप से राज्य के प्रधान कौन रहे, राजा वीरेंद्र रहे। ठीक है ना, लेकिन वास्तविक वहाँ का कार्यभार कौन संभाल रहा था, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि वहाँ का कार्यभार संभाल रहा था। मतलब कहने का राजा का पद बना हुआ था, राजा औपचारिक रूप से नेपाल का राजा का पद समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन शासन कौन चला रहा था, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य चला रहे थे। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बीतता है गाइस, और फिर क्या, एक रहस्यमय कत्लेआम की घटना के तहत राजा वीरेंद्र की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और राजा वीरेंद्र ने, हमने देखा था कि उन्होंने स्वीकार कर लिया था लोकतंत्र को, और राजा के पद पर थे, लेकिन निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि संभाल रहे थे सत्ता को। ठीक है ना, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनका हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद फिर कौन आता है गाइस, जब इनकी हत्या हो गई राजा वीरेंद्र की, तो फिर आते हैं गाइस, फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। कैसे होती है राजतंत्र की स्थापना, नए राजा जब ज्ञानेंद्र आते हैं, ज्ञानेंद्र बने, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ ना, क्या कर दिया गाइस, जो नए राजा ज्ञानेंद्र आए तो उन्होंने वो अपने लिए गाइस वो क्या कर दिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिए। और 2005 में ज्ञानेंद्र ने प्रधानमंत्री के पद को अपदस्थ कर निर्वाचित सत्ता को भंग कर दिया। ठीक है, आया समझ में। पहले हमने देखा लोकतंत्र की स्थापना हो गई 1990 में, लेकिन जैसे ही वीरेंद्र की हत्या होती है तो ज्ञानेंद्र ने क्या कर दिया, ज्ञानेंद्र ने किया गाइस, लोकतंत्र व्यवस्था को खत्म कर दिया और प्रधानमंत्री के पद को अपदस्थ कर दिया। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है गाइस, ये देखते हैं। अब गाइस देखते हैं अब क्या होगा गाइस, जब अपदस्थ हो गए, भंग कर दिया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था को, तो फिर शुरू होता है लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष आंदोलन। ठीक है, अब देखते हैं गाइस यहाँ पे फिर क्या होता है, संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, जो गाइस लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वहां पर, तो संसद की बड़ी बड़ी पार्टियां थी, तो उन्होंने 7 पार्टी अलायंस SPA को गाइस बनाया। और SPA के जो मुखिया थे गाइस, उन्होंने किसको अपना मतलब कि वो बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। तो उसमें हमने देखा अंतरिम सरकार का मंत्री किसको बनाया, गिरिजा प्रसाद को बनाया। ठीक है ना, तो लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ। किस प्रकार संघर्ष हुआ गाइस, तो वहाँ पे एक प्रकार का संगठन बनाया, और संगठन बना करके संगठन में कौन कौन थे, 7 पार्टियों को मिला करके SPA बनाया, और उसमें गिरिजा प्रसाद वहाँ के अंतरिम प्रधान बने। ठीक है ना, और क्या कर दिया इन्होंने, जो संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उन्होंने काठमांडू क्या है गाइस, वहाँ की राजधानी है, कहाँ की, नेपाल की राजधानी है, उसको 4 दिन के लिए क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और काठमांडू को 4 दिन को बंद करने के बाद हमने देखा वो अनियतकालीन बंद हो जाती है, जब तक कि गाइस इन्होंने बोल दिया कि जब तक कि आप फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक शासन की बागडोर ठीक तरह से नहीं चल रही है, तब तक अनियतकालीन गाइस इसको बंद कर दिया गया। मतलब वहाँ पे कोई सरकारी कामकाज नहीं होंगे, कोई भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, बंद कर देना ये होता है गाइस। देखिए माओवादी संगठन का मिलना, इसी में गाइस जो 7 पार्टी अलायंस की स्थापना की थी इन्होंने, जो संसद की बड़ी पार्टी राजनीतिक पार्टी थी, उसमें माओ पार्टी भी आकर के मिल जाती है। तो बहुत सारी पार्टियां एक पार्टी में इकट्ठी होकर के गाइस मिल जाती हैं और एक बड़ी पार्टी का निर्माण करती हैं।
तो फिर क्या होता है गाइस, और 21 अप्रैल को आंदोलनकारी जो गाइस लोग आंदोलन कर रहे थे वो अल्टीमेट दिया उन्होंने। क्या अल्टीमेट देना? अल्टीमेट देना मतलब चुनौती देना, ठीक है ना, कि लोकतंत्र के लिए चेतावनी दी गाइस, चुनौती दी, अल्टीमेट दिया, 3 मांगे रखी उनके समक्ष गाइस, राजा के समक्ष, कि संसद को बहाल किया जाए, संसद को पुनः बनाया जाए, सर्वदलीय सरकार होनी चाहिए और संविधान सभा का गाइस संविधान का निर्माण किया जाए। देखिए संसद को बनाया जाए, ठीक है ना। ये है संसद कहाँ की है? ये संसद नेपाल की है। तो गाइस इन 3 मांगों को उन्होंने जो राजा था तो वो किसने 3 दिनों में गाइस, फिर क्या होता है 3 दिनों में उन्होंने ये मांगों को पूर्ण किया और पुनः फिर क्या होता है, पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। तो गाइस हमने क्या देखा इसमें नेपाल में हमने देखा गाइस 1990 में क्या आता है, 1990 में गाइस ज्ञानेंद्र ने क्या कर लिया, लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ के राजा बने रहे औपचारिक रूप से। और गाइस 1990 के बाद जैसे ही कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है गाइस, किसी घटना के रहस्यमय घटना के कारण, और वहाँ का शासक ज्ञानेंद्र आ जाते हैं। और ज्ञानेंद्र क्या करते हैं 2005 में क्या कर देते हैं, वहाँ का सांसद को गाइस भंग कर देते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर देते हैं। और तो इसके बाद गाइस जब फिर होता है गाइस जन संघर्ष एक बड़े लेवल पर, जो गाइस संसद को भंग किया था उसकी जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें 7 पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां गाइस मिल जाती हैं और मिल करके क्या करती हैं, एक संगठन बनाती हैं, एक दबाव समूह बनाती हैं और सरकार पर क्या डालती हैं, दबाव डालती हैं और 3 मांगे रखती हैं। यदि आप लोकतंत्र की स्थापना के लिए 3 मांगों को रखती हैं गाइस, और यहाँ पे गाइस दिन प्रतिदिन यहाँ पे लोग अचानक गाइस बहुत सारे लोग मिलते जा रहे थे गाइस, जिसमें संगठन में गाइस ऑटोमेटिकली आकर के लोग मिलते जा रहे थे, नारोबाजी कर रहे थे। इसके कारण गाइस सरकार पर दबाव बढ़ा और गाइस राजा ज्ञानेंद्र को शासन को छोड़ना पड़ा। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और वहां पे क्या इसी को गाइस आंदोलन कहते हैं, मतलब बिना संगठन के लोगों का आंदोलन में जोड़ना, ये क्या कहलाता है गाइस, आंदोलन कहलाता है। ठीक है ना। तो गाइस पुनः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, 2008 में नेपाल में संघीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। कब हुई, 2008 में। और 2006-05 में क्या हुआ था, ज्ञानेंद्र ने खत्म किया था लोकतंत्र। ठीक है ना। और 2015 को नए संविधान का निर्माण हुआ वहां पे। देखिए नया संविधान कब बना वहाँ नेपाल में गए, तो संविधान का निर्माण हुआ 2015 को, लोकतंत्र की स्थापना 2008 को हुई। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, संसद को बहाल किया गया। और गाइस देख सकते हैं इस तीनों मांगों को क्लियर हुआ, संसद बनी गाइस। और ये है गाइस वहाँ का मतलब कि आप देख सकते हैं ये है गाइस संविधान। ठीक है ना, संविधान का निर्माण हुआ। और एक और मांग कौन थी, सर्वदलीय शासन की व्यवस्था हुई। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस हमने देखा ये होती है जनता की ताकत, जनसंघर्ष, जिसके आगे गाइस ज्ञानेंद्र राजा को झुकना पड़ा और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद देखते हैं गाइस बोलिविया की कहानी। बोलिविया कहाँ का देश है गाइस, बोलिविया हम देखते हैं मैप में, ये पड़ता है गाइस हम मध्य अमेरिका के क्षेत्र है। देखिए ये है, यहाँ पे पड़ता है गाइस, इसकी ब्राजील से लगी हुई सीमा है, ये है बोलिविया। और ये गाइस यहाँ पे सर्वाधिक पानी की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ज़्यादा पानी ना होने के कारण लोग परेशान रहते हैं। और गाइस यहाँ पे लोकतंत्र के लिए गाइस आंदोलन नहीं हुआ था, ओनली पानी के लिए हुआ था। ठीक है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे थी। और लातिन अमेरिका का गरीब देश है बोलिविया। सो गाइस देखते हैं बोलिविया का जल युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी के हाथों में जलापूर्ति, इनको 3-4 पॉइंटों में गाइस बांट के हम पढ़ेंगे। कंपनी के हाथों में जलापूर्ति को सौंप देना। देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने जलापूर्ति के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। और उस कंपनी में फिर क्या किया गाइस, उस कंपनी ने
कीमतों को बढ़ा दिया, जलापूर्ति की कीमतों को गैस 4 गुना बढ़ा दिया। अब गैस आप जानते हैं जल के बिना कोई लोग नहीं रह सकते हैं, क्या रह पाएंगे कि नहीं। जल हमारी बेसिक जरूरी है और इसको हमेशा सस्ता ही होना चाहिए। इसको हमारे देश में गैस बिना पैसे के मुफ्त में मिलता है कि नहीं है। इसके जल ही जीवन है, इसके बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इसके लिए गैस जब कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो जन संघर्ष होना स्वाभाविक है, आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जल स्वतः स्फूर्ति जल संघर्ष को में भड़क उठाया है। ये अपने आप गैस यहाँ पे लोग इकट्ठे होने लगे, आंदोलन करने लगे। एक प्रकार का गैस यहाँ पे जन संघर्ष देखा गया। देखिए जन संघर्ष में क्या हुआ। 2000 में गए श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। किसके लिए किया कि जल आपूर्ति को नगर पालिका को दे दिया जाए और कीमतें पुनः वैसी ही की जाए। जल आपूर्ति किसके हाथों में दे दी जाए, नगर पालिका करेगी। इन लोगों का आप देख सकते हैं आक्रोश भड़क उठा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, और गैस इसमें हड़ताल भी करते हैं ये लोग, पत्थरबाजी भी करते हैं, और हो सकता है गैस सरकारी काम नहीं करने देते हैं और उन पर बाधा पहुंचाते हैं, जिससे कि सरकार का ध्यान इनकी ओर जाए, इसके लिए यह करते हैं। देखिए तो फिर क्या हुआ, जैसे ही 2000 में बातचीत को हड़ताल वापस लेना, सरकार क्या कर देती है, सरकार कहती है कि हाँ आपसे बातचीत करेंगे और इसके लिए इस मामले में बातचीत करेंगे। तो इस मामले में बातचीत करेंगे तो सरकार, इसलिए जनता क्या कर लेती है, हड़ताल को वापस ले लेती है, शांत हो जाती है। ठीक है ना, सरकार से बातचीत को राजी हुई तथा हड़ताल को वापस ले लिया गया। लेकिन हड़ताल को वापस तो ले लिया गया, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मान ली बातचीत को लोगों को सरकार ने बता दिया था, लेकिन सरकार ने इसकी ओर गैस कोई कदम नहीं उठाया। और गैस देखते हैं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, जल की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जब कोई कदम नहीं उठाएगी सरकार, तो फरवरी 2000 में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने पुनः दबा दिया और पुनः फिर क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गया और अप्रैल 2000 को मार्शल लॉ लगा दिया गया बोलिविया में। क्या लगा दिया गया गाइस, मार्शल लॉ क्या होता है, वहाँ का शासन व्यवस्था, मार्शल लॉ के तहत गाइस वहाँ के सैनिक लोग सैन्य व्यवस्था चलाएगी। तो गाइस जब कुछ भी आप लगाइए, जब जनता को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जनता नहीं मानती है कि मरना ही है हमको, प्यासे थोड़ी ना मरेंगे, मरना है तो ऐसे ही मरें। क्यों है सरकार ऐसा कर रही है, सब जनता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। ठीक है ना, इसके बाद गई जब मार्शल लॉ के तहत भी नहीं मानती है जनता, तो कंपनियों को क्या करना पड़ता है, वहाँ से भागना पड़ता है। और जनता के ताकत से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर देती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ का शासन छोड़ करके गैस चली जाती हैं, छोड़ देती हैं। इसके बाद देखते हैं जलापूर्ति, जैसे ही वो जाती हैं गैस तो जलापूर्ति पुरानी दरों पर कायम हो जाती है और सरकार को मानना पड़ता है लास्ट में। और क्या होता है, वहाँ पे नगर पालिका ही यहाँ की जलापूर्ति करवाती है और कीमतों को गैस पुरानी दरों पर कर देती है। तो गैस ये होती है जनसंघर्ष। ये देखा हमने जनसंघर्ष में, देखा ये देखिए हमने जनता की ताकत। ठीक है ना, जब गलत करोगे तो आपको, जब कोई भी सरकार गैस गलत करती है तो एकमात्र उपाय बचता है, जब सरकार सीधे तौर पर नहीं मानती है तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, जनसंघर्ष करते हैं। और गैस इस जनसंघर्ष कब सफल होता है, जब जनता गैस जितनी ज़्यादा संख्या में वहाँ पे जुड़ेगी गैस, उतनी ज़्यादा ही क्या होगा, जनसंघर्ष गैस सफल होगा, वो अपने लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी पा पाएंगे। आई होप गैस आपको क्लियर हो गया होगा। गाइस हमने देखा जनसंघर्ष के बारे में, देखा ये होता है जनसंघर्ष। तो कभी कभी गाइस जनसंघर्ष लोकतंत्र की स्थापना के लिए देखा हमने, एक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुआ था और एक कुछ मांगों को रखने के लिए हुआ था, मांगों की पूर्ति के लिए किया गया आंदोलन था। जैसे कि गाइस बोलिविया में जलापूर्ति के लिए किया गया था आंदोलन, और नेपाल में हमने देखा लोकतंत्र की स्थापना के लिए। इससे गाइस क्या निष्कर्ष निकल के आए हम ये देखते हैं। सो गाइस इसमें क्या देखा हमने, सत्ताधारी तथा
सत्ता में हिस्सेदारी करने के बीच गाइस लोकतंत्र की जड़ें क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। गाइस ये संघर्ष कौन करता है ज़्यादातर, तो हम देखते हैं एक तो वो होते हैं गाइस संघर्ष में, एक जो सत्ता पर कायम होते हैं। सत्ता पर कायम होना मतलब कि आप देख सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री सत्ता पर कायम हैं और इसके विपक्ष में गाइस कौन खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। ये गाइस ये सत्ता पर क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन, क्योंकि ये सत्ता पर आना चाहते हैं और सत्ता में आने चाहने के कारण गाइस ये हमेशा क्या करते हैं, इन नरेंद्र मोदी के गाइस क्या करते हैं, हमारे देश में जो सत्ता पर है उनकी कमियां निकालते हैं और कमियां निकालने के कारण हम देखते हैं हमारे पास तारीफ करने से ज़्यादा गाइस एक ना एक गाइस शत्रु होना चाहिए जो हमारी तारीफ ना करे, हमारी कमियों को निकाले। तत्काल टाइम पे हमें बुरा लगता है गाइस, इसी प्रकार हम देखते हैं इनकी बहसबाजी से हमें लगता है कि ये विध्वंसक रूप है, बेकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये होना बहुत ही जरूरी है। क्यों है गाइस, क्योंकि यदि ये बहसबाजी नहीं होगी, ये गाइस विपक्ष नहीं होगा तो क्या कमियां निकल पाएंगी। ये नरेंद्र मोदी सोचेंगे गाइस कि हमें क्या करना है, हम तो सत्ता पर आ ही गए हैं, हम कुछ अच्छा करें गलत करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब विपक्ष होता है तो विपक्ष क्या करता है, इसकी कमियों को जनता के सामने लाती हो। जनता को जब पता चलता है गाइस इनकी कमियों के बारे में तो क्या करती है, जनता आंदोलन करती है, संघर्ष करती है। इससे ये लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होती है। ठीक है ना, आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। और तो यही लिखा है कि सत्ताधारी तथा सत्ता में हिस्सेदारी के बीच संघर्ष से लोकतंत्र की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। देखिए जन संघर्षों की मांगों से मांगे पूरी होना, जन संघर्षों से मांगे क्या होती हैं, पूरी होती हैं गाइस, मांगे भी पूरी हो जाती हैं। यदि जन संघर्ष ना होते तो आप ही सोचिए जो सरकार कर दे वो राजतंत्र ना हो जाएगा। यदि गाइस लोकतंत्र है तो आप जनता की सुनो, तो वही तो लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, वरना क्या, फिर तो राजा की तरह हो गए आप, है ना। तो इसलिए ये होना बहुत ही जरूरी है। संघर्ष से लामबंदियों और आधारित राजनीति संगठन होते हैं, जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, ये सब क्या होते हैं, ये संघर्ष में शामिल होते हैं। ठीक है, तो गाइस आप बोलेंगे कि राजनीतिक दल कैसे होते हैं गाइस, कैसे से इसमें शामिल होते हैं। तो गाइस जो विपक्ष है वो राजनीतिक दल है कि नहीं है, वो कहीं ना कहीं गाइस जो राजनीतिक दल होते हैं वो दूसरी बार सत्ता पर खड़े होना चाहते हैं। जो दबाव समूह भी हैं गाइस वो भी क्या करते हैं, कमियों को लाते हैं, संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिससे कि गाइस जनता का राज हो सके। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो जन संघर्ष होना बहुत ही जरूरी है। सो गाइस अब हम देखते हैं लामबंदी और संगठन। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होते हैं, संघर्ष होते हैं गाइस, तब कहीं जैसे कि हमने देखा था नेपाल में गाइस जब वो राजतंत्र की स्थापना पुनः हो गई थी, तो फिर बाद में अलायंस की स्थापना की गई थी, सप्तदलीय संगठनों की स्थापना की गई थी, एक संगठन बनाया गया था। कुछ संगठन पहले से बने होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, संगठन क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो गाइस हमने दो चीज़ों को देखा, दो व्यवस्थाओं की कहानी सुनी है हमने, एक तो नेपाल की, एक बोलिविया की। ठीक है ना। तो नेपाल में जो राजनीतिक संगठन थे गाइस 7 पार्टी, इनकी 7 पार्टी बनाई गई थी गाइस। उसमें 7 पार्टी में सभी लोगों का समान पेशा था, हित समान थे, आकांक्षाएं समान थी, उद्देश्य समान थे, इसीलिए लोग क्या हो रहे थे, उसमें जुटे हुए थे। सबको गाइस लग रहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र की स्थापना। सभी पार्टियों की, सभी की आकांक्षा क्या थी, लोकतंत्र की स्थापना। तो गाइस संगठन जो होते हैं उसके क्या होते हैं, सभी कुछ समान पेशा होता है, समान हित होते हैं, समान क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं किसी भी संगठन के। ठीक है ना। इसी प्रकार हमने देखा बोलिविया में क्या था गाइस, फेडरेट एक संगठन था, जनसंघर्ष वहाँ पे भी हुआ था गाइस। तो फेडरेट संगठन में जो इंजीनियर थे, पर्यावरणवादी थे, तो वो जानते थे कि पर्यावरण में जल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है। इंजीनियर थे, स्थानीय कामकाजी लोग थे, तो सभी लोग इसमें शामिल थे इस संगठन में। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का गाइस इकट्ठा होकर के उसके लिए काम करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ठीक है ना। और उनका उद्देश्य गाइस समाप्त होता है, उद्देश्य सभी के लिए समान होता है और स्पष्ट होता है। देखिए लोकतंत्र में
किसी फैसले को किस प्रकार असर डाल सकते हैं, असर डालने के तरीके किस प्रकार हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है कि नहीं है, और गाइस हमें अपना फैसला, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हम किस प्रकार असर, हम जैसे सोचते हैं गाइस कि हम आवास योजना जो प्रधानमंत्री ने लाई है वो गलत है, तो हमारे सोचने के लिए गलत है, लेकिन जिसके लिए प्रॉफिट हो रहा है वो सोच रहा है बहुत अच्छी है। तो सबके सोचने का तरीका अलग अलग है कि नहीं है। हम क्यों सोच रहे हैं गाइस कि हमारे लिए क्यों गलत लग रही है, इसलिए लग रही है गाइस, हम ये सोच रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने हर घर को हर एक व्यक्ति के लिए जो घर बनवाने की कोशिश की है वो इसलिए गलत लग रही है हमें कि हो सकता गाइस वो लोगों को भीख देने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है सरकार। एक प्रकार से गाइस वो उनको आवास तो दे रही है, और आवास देने के कारण क्या होते जा रहे हैं, लोग कर्मठ हो जा, बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और यदि कहीं फैक्ट्री उनको बेरोजगार हैं लोग ज़्यादा, और यदि उनको रोजगार मिल जाता गाइस, तो आप ही सोचिए जब रोजगार मिलेगा तो वो क्या एक घर बनाएंगे अपने जीवन में, या 4 घर खड़े कर लेंगे वो। जब उनको डेली काम मिलेगा तो डेली काम दो ना, आप काम के जरिए गाइस आपको पैसा दो ना, उनको पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है। आप भीख की तरह क्यों देते हो कि नहीं हम थोड़ा थोड़ा, जब हमें अपना काम करवाना हुआ तो हम इनको लालच पैसा दे करके कि हमें ऐसी योजना लाते हैं, तो आप भी इससे लोग और काम नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। घर तो हमारा भी बन रहा है और घर एक मेहनत करके जो ला रहा है पैसा उसका भी बन रहा है, तो फर्क क्या रह जाएगा मेहनत करने वाले और ना करने वाले पे। तो आप ही सोचिए, देना है तो काम दीजिए, ठीक है ना गाइस। मैं किसी भी पार्टी की विशेष वो नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई लेना देना है इन पार्टियों को। मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। जो भी कोई पार्टी का सदस्य हो तो मुझे क्षमा करना। यह गाइस जब जो सरकार होती है उसी की कमी निकाली जाती है, जो सरकार है ही नहीं उसकी कमी तो अपन निकाल नहीं सकते है ना। तो गाइस देखिए ये लोकतंत्र, यदि हम गाइस इसी फैसले को यदि हम असर डालना चाहते हैं तो किस प्रकार डाल सकते हैं। जैसे हमको सरकार को चाहते हैं कि सरकार को पता चले यह ये फैसला गलत है, तो हम किस प्रकार असर डाल सकते हैं। तो गाइस इसके 2 तरीके हैं, एक है गाइस प्रत्यक्ष तरीका और एक है अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे गाइस, जैसे हम अप्रत्यक्ष तरीके का यूज करना, जैसे एक है प्रत्यक्ष भागीदारी गाइस और एक है अप्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष भागीदारी क्या होती है, जैसे हमें कोई भी योजना गलत लग रही है, माना कि प्रधानमंत्री को कोई भी योजना गलत लगी होगी हमारे, तो क्या कर रहे होंगे प्रधानमंत्री, आगे तो वो चुप रहे होंगे, क्योंकि उसके हमारे अंदर क्या है, अभी हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। इसके लिए फिर उन्होंने क्या लिया होगा, चुनाव में भाग लेना। जैसे हमें ज़्यादा गलत लग रहा है कुछ कि नहीं सरकार बिल्कुल गलत ही कर रही है, तो लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेते हैं, वो चुनाव में भाग ले रहे हैं और चुनाव में भाग लेकर के शासन पर जाते हैं। और कई जब वो खुद बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो नेता बन करके स्वयं उन शक्तियों को गाइस उनके पास होती है, वो नियंत्रित कर सकते हैं कि हमें कौन सी योजना लानी है कौन सी नहीं लानी है। इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है कि हमें चुनाव में भाग भी ना लेना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो गाइस इसके लिए संगठन बनाना और सार्वजनिक मांग को बढ़ाना। ऐसे संगठन गाइस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए गाइस ये है गाइस संगठन बनाना, जैसे बेरोजगारी युवा संगठन, तो इसके माध्यम से गाइस हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना, लोगों को जुड़े होते हैं गाइस। इसी प्रकार बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे बेरोजगारी युवा संगठन, इसके साथ साथ महिला विकास संगठन, ठीक है ना। इसमें बहुत उनके लिए गाइस लोग सरकार के खिलाफ या सरकार को गाइस सुनाने के लिए एक प्रकार का आवाज उठाती है ये संगठन। सभी लोग जब एकत्रित होते हैं तो जानते हैं कि एकत्रित होने में ही शक्ति है। जब सभी लोग आंदोलन करेंगे, एक लोग आंदोलन थोड़ी ना करेगा, एक लोग कोई दबाव बना सकता है क्या सरकार पर, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए गाइस ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से शासन को अपनी मांग रखने के लिए ये लोग संगठन बनाते हैं। ये होता है गाइस अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका गाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दबाव समूह और एक होता है आंदोलन। आप बोलेंगे दबाव समूह और आंदोलन एक है, बल्कि ऐसा नहीं है। और गाइस दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह उसे कहते हैं गाइस कि हमें संगठन बना करके कोई भी हम, जैसे कि बेरोजगारी के खिलाफ हमें आवाज उठानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले अपना संगठन बनाएंगे, लोगों को गाइस इकट्ठे होंगे। जब लोग इकट्ठे होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, सरकार से रोजगार की मांग करना, ठीक है ना, हमारा उद्देश्य ये है। तो इन लोगों का उद्देश्य क्या है गाइस, सरकार से रोजगार की मांग करना, तो लोगों को इकट्ठा करना और लोगों को इकट्ठा कर करके अपनी मांग
मांग रखना और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो सरकारी कामकाज में बाधा डालना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दबाव बना रहे हैं सरकार पर, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। यदि आप हमारा ये काम नहीं करेंगे, मांग पूरी नहीं करते हैं गैस, चुनौती देना, और तो हम आपका क्या करेंगे गैस, आपको मतलब कि हम इसी प्रकार आपको काम नहीं करने देंगे, कोई भी गैस सरकारी कामकाज ना होने देना, कुछ गैस ऐसा एक्शन लेना, बंद करवा देना, वहीं पे जाकर के नारेबाजी करना, ये होते हैं गैस दबाव समूह। और आंदोलन क्या होते हैं गैस, इसके बारे में आप देख लेंगे। तो प्रत्यक्ष समूह हमने देखा गई, प्रत्यक्ष भागीदारी मतलब स्वयं जाकर के चुनाव लड़ना, नेता बनकर शक्ति को नियंत्रित करना। इसका गैस एक प्रकार होता है, इसमें राजनीतिक दल होते हैं। इसमें भी प्रत्यक्ष भागीदारी में क्या होता है गैस, राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं गैस, जैसे हम देखते हैं बीजेपी का दल अलग होता है और कांग्रेस का दल अलग होता है, विभिन्न प्रकार के दल पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं सो गैस दबाव समूह भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैस वर्ग विशेष के हित के लिए जो कार्य करते हैं, और एक होता है गैस जन सामान्य के हित के लिए कार्य करने वाले दबाव समूह। 2 प्रकार के हमने देखे। दबाव समूह में गैस जो वर्ग विशेष के लिए, जो किसी के लिए, जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं, ये वर्ग संगठन बनाया है, लोगों का समूह बना है गैस, उसी के लिए बस कार्य करना क्या है, वर्ग विशेष के हित के लिए कार्य करना है। ठीक है ना। इसके बाद गैस सभी के लिए गैस एक संगठन बना हुआ है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का संगठन बनाना, और गैस वो कार्य क्या कर रहा है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का संगठन है तो वो सरकारी कर्मचारियों के लिए बस नहीं देख रहा है, वो सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ किसको देख रहा है, जन सामान्य की बातों को, जैसे जातिगत प्रथा को अंत करना गैस, ये भी एक जन सामान्य का मुद्दा है, किसी एक जाति का तो है नहीं है। तो गैस ये होता है जन सामान्य हित समूह। तो ये दबाव 2 प्रकार से होते हैं। एक तो जिसके लिए नियुक्त किए गए हैं वही बस करना, बेरोजगारी के लिए गए है तो बेरोजगारी संगठन का वो करना, और यदि जन सामान्य के लिए है तो जन सामान्य के बारे में सब में आ जाते हैं, वो सबका लिए हित के लिए कार्य करते हैं। सो गैस आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, अभी हमने दबाव समूह के बारे में देखा। प्रत्यक्ष समूह के 2 प्रकार होते हैं, अप्रत्यक्ष समूह के 2 प्रकार होते हैं, एक दबाव समूह और एक आंदोलनकारी। दबाव समूह के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और एक होता है आंदोलनकारी, जो गैस बिना संगठन बनाए लोगों को ऑटोमेटिकली एकजुट होना गैस किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिस प्रकार गैस नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने देखा होगा, और हिस्ट्री में आपने देखा था गैस खेड़ा चंपारण आंदोलन में गैस पहले से कोई संगठन नहीं बनाया था। ठीक है ना। इस प्रकार गैस लोगों का इकट्ठा होना स्वतंत्रता के लिए कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, इकट्ठे होते जाना लोगों का। और गैस आंदोलन में क्या होता है, जितने लोग इकट्ठे होंगे, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे गैस, उतने ज़्यादा आंदोलन सक्सेसफुल रहेगा, सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार काम करेगी हमारे अनुसार। ठीक है ना। तो गैस अब देखते हैं आगे। तो प्रत्यक्ष समूह देख लिया और अप्रत्यक्ष समूह देख लिया। राजनीति को असर डालने के लिए गैस हमने क्या क्या देखा, एक देखा प्रत्यक्ष समूह और एक देखा अप्रत्यक्ष समूह। प्रत्यक्ष समूह का गैस, प्रत्यक्ष समूह में सीधे भाग लेना, राजनीतिक दल होते हैं जिस प्रकार, एक प्रकार गैस अब, और जो अप्रत्यक्ष समूह होते हैं उसमें आंदोलनकारी और दबाव समूह 2 प्रकार। दबाव समूह गैस हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैस दबाव समूह जिसमें स्वयं का हित चाहने वाले होते हैं, मतलब कि जिसके लिए संगठन बना है, दबाव समूह बना है, उसी का हित चाहने वाले, उसी का। और दूसरा होता है जन सामान्य का हित चाहने वाले दबाव समूह। ठीक है ना। और आंदोलन में हमने क्या देखा, एक ऐसा समूह जिसमें बगैर संगठन बनाए जनता ऑटोमेटिकली एकजुट होकर के नारेबाजी करना और जनता से सरकार से अपनी मांग रखना। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस प्रकार का दबाव समूह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से लोग क्या करते हैं, अपना राजनीति पर असर डालते हैं। देखिए दबाव समूह और आंदोलन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम ये देखते हैं। जो दबाव समूह हमने देखे, जो आंदोलन देखे, इससे क्या प्रभावित होती है राजनीति या नहीं होती है। तो गैस बिल्कुल होगी। जब जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, यहाँ पर राजतंत्र तो चल नहीं रहा, लोकतंत्र चल रहा हो, जनता जब मांग करेगी तो क्यों नहीं प्रभावित होगी। सो गैस देखिए जनता के द्वारा
जनता दोनों ही जो दबाव समूह है आंदोलन है वो गाइस जनता का समर्थन चाहते हैं। जितनी ज़्यादा जनता होगी उतनी ज़्यादा ही गाइस क्या होगा, आंदोलन सक्सेसफुल होगा। इसके लिए वह सूचना अभियान चलाते हैं, सबको सूचित करते हैं गाइस, बैठकें आयोजित करते हैं जगह जगह, मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं, जिससे मीडिया गाइस क्या होती है, जो न्यूज देती है, ठीक है ना, वो गाइस सत्यता को ला देती है लोगों के सामने। इसलिए ये लोग मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं। और दूसरा गाइस हमने क्या गाइस दूसरा कैसे प्रभावित करते हैं, दबाव समूह आंदोलन राजनीति में प्रभावित करने के लिए गाइस दूसरा काम क्या करते हैं, वो हड़ताल और सरकारी कामकाज पर क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, जिससे कि सरकार का ध्यान देखिए, जिससे उनकी मांगों की ओर मांग मानने के लिए सरकार क्या हो जाए, बाध्य हो जाए, तथा उनका ध्यान उसकी मांगों के लिए जाए कि हमें ऐसा वाकई में करना चाहिए सरकार को। तीसरा हम देख सकते हैं दोनों दलीय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। जो दबाव समूह है और आंदोलन है, इन दल के जो नेता होते हैं ये सरकार में गाइस भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो हमने ये अप्रत्यक्ष तरीका है, जो प्रत्यक्ष तरीके के जो नेता होते हैं जैसे कि राजनीतिक दल, वो क्या करते हैं, वो सीधे तौर पर राजनीति में भाग लेते हैं, वो सीधे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये जो हमने देखा दबाव समूह और आंदोलनकर्ता, ये कभी राजनीति पर भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद देखा जो चौथा नंबर क्या है गाइस, देखिए कुछ मामलों में दबाव समूह और राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं। कुछ मामले में हम देखते हैं जो दबाव समूह होते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल क्या चाहते हैं, सोचते हैं गाइस जिससे कि जनता उसको समर्थन सहयोग करे। क्यों गाइस राजनीतिक दल क्यों दबाव समूह द्वारा बनाए जाते हैं, तो राजनीतिक दल क्या चाहते हैं गाइस, जनता का सपोर्ट चाहते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल को गाइस जितना जो जैसे बीजेपी नेता है या फिर गाइस कांग्रेस का नेता है, ये राजनीतिक दल हैं। और गाइस यदि ये दबाव समूह बनाते हैं तो लोगों को समर्थन मिलेगा। लोग सोचेंगे गाइस ये दबाव समूह में ये व्यक्ति था, ये दबाव समूह में था, ये सरकार से हमारी मांग रखता था, जनता की मांग रखता था, तो पक्के में ये नेता कैसा होगा, उसकी पहचान बन जाती है और उसकी अच्छे में गिनती होने लगती है, तो लोग उसको ज्यादा वोट देगी कि नहीं देगी। तो इसीलिए गाइस इसका जिससे जनता उसका सहयोग करे, इसीलिए ये ऐसा मतलब दबाव समूह बनाए, राजनीतिक दल दबाव समूह भी बनाते। सो गाइस देखते हैं 5 नंबर, देखिए अप्रत्यक्ष संबंध बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो दबाव समूह और आंदोलनकारी नेता हैं ये अप्रत्यक्ष संबंध बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है गाइस, देखिए ये है कौन, आंदोलनकारी नेता बीजेपी नरेंद्र मोदी हैं। और गाइस जो भी जनता भड़की हुई है ये इनका गाइस प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ये आमने सामने नहीं होते हैं, ये एक दूसरे लड़ते हुए दिखाई देते हैं हमको। इसके खिलाफ गाइस कौन नारेबाजी करता है, जो दबाव समूह होते हैं वो नारेबाजी करते हैं कि हमारी मांगों को मानिए, आप बेकार की सरकार है। तो ये सामने संघर्ष वो नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, विरोधी पक्ष में लेते हैं। लेकिन फिर भी इनमें आपस में क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता, अप्रत्यक्ष गाइस कहीं ना कहीं इनका संबंध होता है। क्योंकि जो इन अप्रत्यक्ष संबंध इसलिए बनाते हैं गाइस, क्योंकि हम देखते हैं फिर भी ये लोग क्या करते हैं, जो हमें विरोधी तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोग ये आपस में गाइस सुलह करते हैं, बातचीत करते हैं और इनकी मांगों को क्या कर लेते हैं, ये बीजेपी नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, सब लोग क्या कर लेते हैं, ये एक दूसरे के गाइस सुलह कर लेते हैं, मांग को पूर्ण करते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। ये हुआ गाइस अप्रत्यक्ष संबंध बनाने का तरीका, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गाइस जो दबाव समूह और आंदोलनकारी किस प्रकार असर डालते हैं राजनीति में। तो कभी कभी आंदोलनकारी और राजनीतिक दल अख्तियार कर लिए जाते हैं, जैसे कि गाइस जैसे तमिलनाडु में जो डीएनए पार्टी है गाइस वो कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलनकारी थी और आंदोलनकारी पार्टी ही क्या बन गई, राजनीतिक दल में गाइस वो तकदीर हो गई, मतलब राजनीतिक दल में बदल गई। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल में अख्तियार कर लेते हैं। तमिलनाडु में डीएमके जो पार्टी थी वह पहले क्या थी गाइस, दबाव समूह थी, लेकिन वही पार्टी फिर क्या बन गई है, हमने देखा कभी कभी वो जब ज़्यादा मांगों को नहीं सुना जाता है तो वही क्या बन गई, डीएमके पार्टी का निर्माण हो गया उसी से।
सो गाइस अब हमने देखा दबाव समूह और आंदोलन किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं गाइस। तो दबाव समूह और राजनीति को गाइस प्रभावित करते हैं, वो जनता की मांगों को रखते हैं और इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। गाइस किस प्रकार करते हैं, एक तो हड़ताल करते हैं, जनता का समर्थन लेते हैं गाइस, हमने ये देखा। और क्या देखा गाइस हमने इसमें, ये इनके अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं तीसरा। और चौथा, जैसे फर्स्ट में देखा गाइस जन समर्थन पाना चाहते हैं। दूसरा देखा हड़ताल करते हैं, और क्यों हड़ताल करते हैं, जिससे कि जनता की मांगों की ओर गाइस सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि बैठे रहेंगे तो कोई इनको देखने वाला नहीं है, कुछ ना नारेबाजी करते हैं गाइस ये लोग। और क्या देखा हमने, तीसरा देखा गाइस इनका अप्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध तो बना नहीं सकते, मतलब कि दिखने में विरोधी होते हैं और लास्ट में क्या कर लेते हैं, ये सुलह की बातचीत करते हैं, चौथा हमने देखा। और पांचवा गाइस कभी कभी आंदोलनकारी क्या हो जाते हैं, अख्तियार कर लिए जाते हैं, मतलब एक पार्टी के रूप में तकदीर हो जाते हैं। और क्या देखा गाइस हमने इसमें, और हमने देखा गाइस कुछ दबाव मामले में राजनीतिक जनता द्वारा दलों द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ दबाव समूह किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा ही निर्माण होता है। 6 देखा कि 6 प्रभाव देखे। सो गाइस अब हम देखेंगे दबाव समूह और आंदोलन का गाइस सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। गाइस कुछ भी हो, जो गाइस आंदोलन होते हैं आप देखते हैं इनका कुछ ना कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यह सार्वजनिक आवाज को उठाते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है गाइस, दबाव समूह क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि ये सभी की जो जनता की मांग है, जो जनता की जरूरतों को गाइस ये उठाते हैं कि आप इनको पूरा कीजिए सरकार के समक्ष। इसके बाद गाइस नकारात्मक प्रभाव क्या है, यह है इससे गाइस लोकतंत्र के अभाव में आधारभूत संरचना को क्या करते हैं गाइस, कमजोर करते हैं। दूसरा हमने देखा गाइस समाज में गाइस जो समाज तथा समूह की भलाई के लिए सरकार का निर्णय लेने में गाइस बाध्य करते हैं सरकार को, कि जो जनता की भलाई के लिए जो भी निर्णय होते हैं उनको लेने के लिए गाइस ये बाध्य करते हैं कि किसी भी हालत में आप अभी निर्णय लीजिए। क्यों, क्योंकि जनता के लिए प्रॉब्लम है और जनता के लिए ही आप बने हुए हैं, ठीक है ना, निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं। और गाइस और इसके बाद हम देखते हैं इसका नकारात्मक इफेक्ट क्या पड़ता है गाइस, ये गाइस दबाव डालते हैं, ठीक है ना। दबाव डालने के कारण ये जो नकारात्मक इफेक्ट ये भी देख सकते हैं आप, नकारात्मक इफेक्ट में आप अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए गाइस, क्वेश्चन भी बन सकता है इस प्रकार, ठीक है ना। तो दबाव समूह में गाइस ये नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है कि गाइस ये जनता को जवाबदेह नहीं होते हैं, वल्ली निर्णय लेने को बाध्य कर देते हैं और सरकार को निर्णय लेना पड़ता, हो सकता कभी गलत भी हो जाए उसका इफेक्ट, है ना। तो ये नकारात्मक। लेकिन गाइस से ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि आप निर्णय तो लीजिए, जब आप निर्णय नहीं लेंगे तो क्या सही क्या गलत, ठीक है ना। तो समाज में ये आप लिख सकते हैं यदि आ जाता है। और नकारात्मक इफेक्ट क्या पड़ता है गाइस, इसका नकारात्मक इफेक्ट यही पड़ता है गाइस कि राजनीति में सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से यह सत्ता धारण कर लेते हैं जो राजनीतिक दबाव समूह है, आंदोलनकारी हैं। क्योंकि गाइस देखते हैं ये अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन करवाते हैं। आंदोलन में गाइस वो लोग सरकारी कामकाज में बाधा डालते हैं, तो गाइस वो कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादातर दबाव डाल देते हैं। इसकी गाइस वो सत्ता धारण का काम करते हैं, कहीं जैसे वही राजा हों वहाँ के, ठीक है ना। और इसकी जिम्मेदारी गाइस नहीं लेते हैं कि क्या, इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं गाइस कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जिस प्रकार देखिए गाइस ये आंदोलन है और ये आंदोलन क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इन पर कि आप ऐसा करें, हमारी मांग को माने तो माने। अब उस मांग सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है और इनका कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि मांग सही भी है कि गलत है, उसका निर्णय लेने के पीछे गाइस गलत कार्य भी हो सकता है, ठीक है ना, ये होता है। तो हमने सकारात्मक प्रभाव भी देखे, तो इसकी गाइस होना भी बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है गाइस, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे गाइस तो सरकार क्या हो सकती है, सरकार बैठी रहे, कोई निर्णय ही ना ले। जिस प्रकार हम देख रहे हैं बेरोजगारी आंदोलन हो रहा है, इसके पीछे गाइस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। 4-5 साल से कोई जॉब नहीं
नहीं आई है, लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं, तैयारी करते हैं गाइस, यहाँ वहाँ जाते हैं और लास्ट में जब वैकेंसी नहीं आती है तो उनका हाल क्या होता है ये उनको पता होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है गाइस। तो इसके लिए गाइस, इससे गाइस लोकतांत्रिक जड़ें और मजबूत होती हैं। जब इतनी सारी जनता गाइस किसी मामले के लिए जा रही है, इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मामला भी तो सही ही होगा ना। तो ये होता है गाइस। आई होप गाइस आपको जनसंघर्ष और आंदोलन के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी।